जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। ये गेट से लेकर के और अंदर तक बैनरों से सजा दिया गया है। एक दिवसीय जिला अधिवेशन प्रबोधन शिविर 2023 का देख सकते हैं आप लोग। कितना बढ़िया सा बैनर लगा हुआ है। काशीराम साहब, मानव काशीराम साहब का द्वारा चलाए गए आंदोलनों की झलकियां हैं। ये बड़ा सा बैनर है, आप देख सकते हैं। ये बहन जी हैं जो प्रशिक्षण दे रही हैं। देख सकते हैं आप लोग काशीराम साहब का ये पुराना फ़ोटो। और ये जो स्कूल दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, इसी में कार्यक्रम लगा है। आइए चलते हैं, बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, वीडियो में बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके सपोर्ट करिए। आप देख सकते हैं माता रामाबाई का तस्वीर लगा हुआ है कमरा में। संत गाडगे जी का लगा हुआ है। एवी पेरारामा समय नायकर जी का लगा हुआ है। फातिमा शेख जी का लगा हुआ है। बाबा साहब का लगा हुआ है तस्वीर। बाम सेब का एक दिवसीय जिला स्तरीय अधिवेशन प्रबोधन शिविर 2023 का चल रहा है कार्यक्रम। इस रूम में महापुरुषों का फ़ोटो लगा हुआ है चारों तरफ। वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वक्ता हैं, आप चाहें तो घंटों 2 घंटे अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आभार पुनः ज्ञापित करूंगा कि अपने कम समय में ही अपनी बातों को आपने रखा। समय न गंवाते हुए मैं तुरंत अपने मुख्य वक्ता को, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य वक्ता जी को सुने। हमारे बीच में अभी तमाम माध्यमिक से परम श्रद्धेय ज्वाला जी हैं और बेसिक से हमारे परम श्रद्धेय इंद्रेश राव जी हैं। हमारे प्रखर वक्ता के रूप में परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर अमरनाथ बौद्ध जी हैं। परम आदरणीय डॉक्टर गीता जी हैं। अभी तमाम मिशनरी साथी हमारे बातों को रखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे बीच में आए हुए देवरिया से चल के परम आदरणीय सत्येंद्र कुमार गौतम जी को सुनें। और फिर इसके बाद अभी एक कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन आपके पास पूरा समय है। आप अपनी बातों को रखें। निसंदेह आप लोगों को बता दूं कि वो गूढ़ बातें अभी कुछ ही समय में आप लोग गाँव से उस गूढ़ बातों को जान जाएंगे। अपने जीवन को भी कैसे जीना है इसको जान जाएंगे और मिशन कैसे चलाना है इसको जान जाएंगे। तो बहुत ढेर सारी चीज़ों पे आप आज चिंतन करना है। तो हमारे बीच में देवरिया से चल के आए हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय सत्येंद्र गौतम जी, बहुजन मूवमेंट के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। आप प्रशिक्षक हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप आए और अपनी बातों को रखें। साथियों, सबसे पहले इस बहुजन भारत में जन्मे जिन्होंने इस लड़ाई को जाना पहचाना, महावीर स्वामी जिन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया, तथागत गौतम बुद्ध, मध्यकालीन भारत में संत रैदास, गुरु कबीर, नामदेव, तुकाराम, आधुनिक भारत में जिन्होंने संत रैदास, गुरु कबीर की बनाई हुई पृष्ठभूमि पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, महामना ज्योतिराव फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, नराड़ा गुरु पेरिया रामासामी नायकर, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पूर्व में तत्काल के बहुजन नायक मानव काशीराम साहब को नमन करते हैं। इसके साथ ही साथ इस बहुजन भारत में हजारों ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया
महानायिकाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने हम सब की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मगर उनके बारे में कोई लिखित इतिहास न होने की वजह से हम लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए उनको भी नमन करते हैं। साथियों, हम लोग इस बात को इसलिए कहते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनती है उसके ऊपर के कमरे दिखाई देते हैं, उसकी दीवारें दिखाई देती हैं। उन दीवारों पे हम लोग कहते हैं कि पुट्टी लगा है, पेंट लगा है, प्लास्टर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मगर ये कड़वा सच है, एक हकीकत है कि वह पूरी बिल्डिंग एक नींव पर टिकी होती है, और उस नींव में जो मटेरियल गए होते हैं, जो नींव की ईंटें लगी होती हैं, उसमें ना तो कोई प्लास्टर होता है, ना ही कोई पुट्टी होता है, ना ही कोई पेंट होता है। मगर एक हकीकत है कि उसी नींव पर ईंटों पर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। इसलिए आज यह बहुजन मूवमेंट जहाँ भी जिस भी स्तर में है, जैसे दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बहुजन महापुरुषों का, बहुजन महानुभावों का सर्वस्व योगदान है, मगर उनका कोई लिखित इतिहास नहीं है, इसलिए उनको भी नमन करता हूँ। आज भी जो लोग इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ लगातार मिलकर के काम कर रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज मानव साहब की बनाई हुई बहुजन मूवमेंट की प्रयोगशाला पूर्वांचल का सेंटर आजमगढ़ में आज सैडो काउंसिल का एक दिवसीय जिला अधिवेशन हो रहा है, जिसमें जो आज के खासकर ऑडियंस हैं वह कोई आम लोग नहीं है, वह सोचने समझने की शक्ति रखने वाले लोग बनाते तो सुन के बैठी। इस समाज में बहुजन मूवमेंट की विचारधारा को ले जाने वाले लोग हैं। बना सकते हैं, प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ठीक है, ये संदेश जाना चाहिए। आज वास्तव में गहन समीक्षा होनी चाहिए इस अवसर पर, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में स्कॉलर साथी माननीय डॉक्टर बलराम साहब हैं, माननीय हरिश्चंद्र साहब हैं, और भी मैं बहुत से साथियों का नाम नहीं जानता हूं, जो सभी स्कॉलर हैं और सामने भी स्कॉलर बैठे हैं। साथियों, चूंकि मैंने कहा कि आज बामसी का जिला अधिवेशन हो रहा है और यहाँ सभी स्कॉलर साथी बैठे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज जिस दौर से यह बहुजन मूवमेंट इस भारत में गुजर रहा है, उसकी एक चर्चा होनी चाहिए, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि मानव कांसीराम साहब जब चर्चा युग नाम की किताब लिखते हैं तो उसके प्राकथन में कहते हैं कि यह किताब किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखी जा रही है। किस बात के लिए लिखी जा रही है? वो कहते हैं कि इस दलित शोषित समाज में जो बड़े पैमाने पर चमचों की मौजूदगी है, उससे अवगत कराने के लिए, जागरूक करने के लिए और सावधान करने के लिए इस किताब को लिखा गया। आगे भी कहते हैं, खासकर जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जो कार्यकर्ता है, उसमें इतनी सोच और समझ पैदा हो जाए कि वह असली और नकली नेतृत्व में भेद पैदा कर सके।
उसको पहचान सके। उसके आगे भी लिखते और कहते हैं, जिस काल को बदलने के लिए, जिस युग को बदलने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस काल और युग के बारे में हमें जानना ही होगा, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साथियों, निश्चित रूप से इस आज का जो दौर है, उस दौर के बारे में हमें जानना ही होगा, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, मैं बामसेब के बारे में बात करूं तो बामसेब जो शुरू होता है वो बाबा साहब की एक पीड़ा थी। बाबा साहब अपने अंतिम समय में, एक स्मरण है मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में अपने घर में थे तो उनको कुछ विदेशी पत्रकार मिलने को आए। बाबा साहब को कुछ विदेशी पत्रकार मिलने को आए और बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब आप ही कहते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए ये कर दिया, मैंने अपने समाज के लिए वो कर दिया, आपने अपने समाज के लिए क्या किया है वो आज हम लोगों को बताइए। आपने कौन सी सफलता प्राप्त की है और कौन सी असफलता प्राप्त की। तो बाबा साहब ने कहा कि जो मैंने सफलता प्राप्त की है वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि जो मैंने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है वो आपको बताता हूँ। और बाबा साहब ने अपनी सफलता बताई। बाबा साहब ने अपनी सफलता बताते हुए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेरे समाज के लोग, क्या कहा कि जो मेरे समाज के लोग हजारों साल से मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए आपस में कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते थे, मैंने उन्हें एहसास करा दिया, मैंने उनको उनके अंदर स्वाभिमान पैदा कर दिया कि तुम इंसान। बाबा साहब ने पहले सफलता बताई और क्या कहा कि जो मेरे समाज के लोग हजारों साल से मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए आपस में कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते थे, मैंने उनको एहसास करा दिया कि तुम इंसान। दूसरी सफलता बताई बाबा साहब ने और कहा, जिन मेरे समाज के लोगों को वे लोग हजारों साल से उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था, दूर कर दिया था, उनको, हालांकि उनको जो मूल मामला है, जो एजुकेशन का मामला है, जो शिक्षा का मामला है, उनसे हजारों साल से वंचित कर दिया था, दूर कर दिया था, मैंने उनको हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ने की व्यवस्था स्कॉलरशिप के माध्यम से कर दी। ये मेरी दूसरी सफलता है। बाबा साहब ने दूसरी सफलता बताई, क्या कहा था कि जिन मेरे समाज के लोगों को वे लोग हजारों साल से उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था, मैंने उनको हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ने की व्यवस्था स्कॉलरशिप के माध्यम से कर दी। ये मेरी दूसरी सफलता है। और बाबा साहब ने फिर तीसरी सफलता बताई और कहा, क्या कहा कि जिन मेरे समाज के लोगों को, जिन मेरे समाज के लोगों को वे लोग अपने घरों में, अपने घरों के अंदर झाड़ू और पोछा मारने को रखने को तैयार नहीं थे, मैंने उनको संसद और विधायिका में पहुंचाने का काम किया। ये मेरी तीसरी सफलता है। साथियों, बाबा साहब ने 3 सफलताएं बताई और उन्होंने कहा कि जो मेरी असफलता है, और मेरी असफलता क्या है कि जो समस्या है हमारे लोगों की, जो दलित शोषित वंचित समाज है, उसकी जो समस्या है वो एक जिले की नहीं है, एक मंडल की नहीं है, एक प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। इसलिए मैं पूरे देश व्यापी स्तर पे, देश स्तर पे मैं कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण नहीं कर पाया। ये मेरी असफलता है। मानव कांसीराम साहब ने इस बात को समझा और मानव कांसीराम साहब ने जो कि बामसेब की जो
शुरुआत होती है वो एक लंबा सफर है। मुझे लगता है कि आज मानसिंह के उस शुरुआती दौर के बारे में और मानसिंह को बना करके यहाँ तक ले आने के जो मामले हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। साथियों, ये जो बाबा साहब ने जो सत्ता बताई थी उसको ध्यान में रखते हुए मानव कांशीराम साहब ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट खड़ा करने के लिए, ताकि ये इस देश में जो शोषित वंचित समाज की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो सके, इसके उन्होंने अपना आंदोलन, अपना कार्यक्रम शुरू किया। ये मानव कांशीराम साहब का जो सफर है वो कहाँ से शुरू होता है कि मानव कांशीराम साहब जिस समय बाबा साहब का देहांत हुआ, रुखसत हुआ, उस समय मानव कांशीराम साहब देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया नाम की कंपनी में वो ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान मैं इसको संक्षिप्त बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। मैं समझ रहा हूँ कि कार्यक्रम काफी देर से क्या चल रहा है। अच्छा, तो जिस समय बाबा साहब रुखसत हुए उस समय मानव कांशीराम साहब देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया नाम की कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय एक एग्रीमेंट पे मानव कांशीराम साहब को साइन करना था कि अगर आप इस नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10 साल इस नौकरी को करना पड़ेगा। तो मानव साहब को वह मंजूर नहीं था। उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही उस नौकरी को छोड़ दिया, लात मार दिया। उसके बाद उनकी नौकरी पूना में ERDL नाम की कंपनी, जिसको DRDO बोलते हैं, उस समय उसका नाम एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी था। वहां पे नौकरी को ज्वाइन कर लिए थे। 63-64 के दौरान ERDL जो कंपनी थी उसमें घटना होती है। उस घटना ने पूरे कांशीराम साहब के जीवन को बदल दिया। 64 के दौरान जो उसका अंतिम सत्र चल रहा था 64 का, और उसके अंतिम समय में 65 के लिए उस कंपनी ने कैलेंडर जारी किए। कैलेंडर में क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि कितना दिन वर्कडे होगा, कितने दिन हॉलीडे होगा उसमें, और उसके अनुसार पूरा साल वो काम करेंगे। और उसमें जितने उसके डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग थे, उनसे उसकी सहमति लेनी पड़ती थी। और उस कंपनी में जितने यूनियन थे उनके प्रेसिडेंट से उसकी सहमति लेनी पड़ती थी। उसके फिर अनुसार काम आगे करना होता था। तो उसमें एक राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, माननीय दीना माना साहब, और वो सफाई कर्मचारियों का यूनियन था, उसके प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट होने के नाते वो कैलेंडर उनके पास में गया, इस पे अपना सहमति दीजिए, मगर माननीय दीना माना साहब ने उसको अपनी सहमति देने से मना कर दिया। क्यों सहमति देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसमें तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टियां हैं, उसको उन छुट्टियों को दीपावली और दशहरा के त्योहारों में एडजस्ट कर दिया गया। इसलिए इन्होंने उस पर सहमति देने से मना कर दिया और वो कई दिन डिले हो गया, 65 शुरू हो गया। तो उसके उनके बड़े कर्मचारी ने एवन क्लास के माननीय दीना माना साहब को बुलाया और उनको डांटते हुए कहा, ये बताइए कि बाबा साहब के जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने कब का बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को छोड़ दिया? आप अकेले क्या करना चाहते हैं? आप अकेले इस देश में क्या करना चाहते हैं? बाबा साहब के लेफ्टिनेंट ने बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को कब का छोड़ दिया है? और वो अधिकारी ब्राह्मण थे, उन्होंने माननीय दीना माना साहब को डांटते हुए कहा, ये बताइए आपको जन्मदिन की छुट्टियां चाहिए कि आपको अपनी नौकरी चाहिए? तो माननीय दीना माना साहब भी आगे जवाबी थे, उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे दोनों चाहिए। क्या कहा? कि मुझे दोनों चाहिए।
तो उसने देखा कि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ये कह रहा है कि मुझे दोनों चाहिए, इसको डर नहीं लग रहा है। और वो सामने वाला अधिकारी ब्राह्मण था, वो बहुत गुस्से से एकदम लाल हो गया और तुरंत जो है उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया। नौकरी से तुरंत सस्पेंड कर दिया। वो फिर साथी बाहर निकले और आपस में विचार विमर्श करने लगे अपने साथियों के साथ, हम कैसे इस मूवमेंट को, इस लड़ाई को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये विचार विमर्श होता रहा। उसमें किसी साथी ने कहा कि यहाँ पे A1 क्लास के ऑफिसर आए हैं, साइंटिफिक रिसर्चर हैं, पंजाब से आए हैं, उनका नाम माननीय घासीराम साहब है, उनसे मिला जाए और अनुसूचित जाति के हैं, हो सकता है कि हमें अच्छी राय दें और हमारी मदद कर सकें। वे उनके साथी सभी लोग जाकर के मानव घासीराम साहब से मिले, 2 बार मिले, मगर मानव घासीराम साहब ने दोनों बार भगा दिया। जब दोनों बार भगा दिया, बाहर फिर आकर के बैठ के चर्चा करने लगे कि हम लोग क्या करें। तो फिर एक साथी ने कहा कैसा, फिर चलते हैं मानव घासीराम साहब के पास और कहते हैं कि नहीं, एक बार और चला जाए मानव घासीराम साहब से, कहा जाएगा कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमारी बात तो सुन लो जी। और फिर भी अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या आप अनुसूचित जाति के नहीं हैं क्या। उनसे क्या पूछा जाएगा कि क्या आप अनुसूचित जाति के नहीं हैं क्या। तो फिर लोगों ने हिम्मत बांधी और फिर तीसरी बार मानव घासीराम साहब के पास भी लोग गए। मानव घासीराम साहब तीसरी बार भी भगा ही रहे थे, तब तक एक साथी उसमें से खड़ा हुआ और उसने कहा कि घासीराम साहब आप हमारी मदद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप हमारी बात तो सुनिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो मानव घासीराम साहब तीसरी बार भी भगा ही रहे थे, तब तक जो है वो व्यक्ति खड़ा हुए, उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो मानव घासीराम साहब हंसे, मानव घासीराम साहब हंसे और मानव घासीराम साहब ने कहा कि जानते हैं मैं आप लोगों को क्यों भगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्यों भगा रहा हूं। उन्होंने कहा क्यों। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग लड़ने वाले लोग नहीं, आप लोग लड़ने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भगा रहा हूं। तो सब लोगों ने एक स्वर में हाथ उठाया और तुरंत कहा कि हम लोग की जान चली जाएगी मगर हम लोग लड़ेंगे, दुश्मनों के साथ समझौता नहीं करेंगे। ऐसी जब बात सभी साथियों ने कही तो मानव घासीराम साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम अभी से इस लड़ाई को शुरू करते। और फिर मानव घासीराम साहब गए, उस कर्मचारी ने जिन्होंने सस्पेंड कर दिया था उनके साथियों को, उनके पास गए और वो लड़ाई आगे बढ़ी। अंततः वो लड़ाई पूना हाईकोर्ट में गई, फिर वहां से दिल्ली गई। अंततः कोर्ट से इन लोगों को जन्मदिन की छुट्टियां भी मिली और इनकी नौकरियां भी बहाल हो गई। साथियों, जिनकी नौकरियां बहाल हो गई वे लोग अपने नौकरी पे वापस लौट गए, मगर उसके बाद मानव घासीराम साहब कभी अपने नौकरी पे वापस लौट करके नहीं। वो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम करके काम करते थे और आरपीआई के लिए काम करते थे। आरपीआई ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी है जिसके लिए मानव घासीराम साहब काम करते थे, मगर ऐसा नहीं है। बाबा साहब के चले जाने के बाद बाबा साहब का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होता है और वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर 1957 को होता है। मतलब 10-11 महीने बाद वो पार्टी अस्तित्व में आई। लेकिन फिर भी मानव घासीराम साहब का मानना था कि बाबा साहब की सोच पर, संकल्पना पर बनाई हुई पार्टी है, इसलिए उसका साथ शुरू करना है। उस
उसका साथ शुरू कर रहे थे, लेकिन 71 में एक और घटना घट गई और आरपीआई के लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। इससे मानव कांशीराम साहब काफी क्षुब्ध हुए और मानव कांशीराम साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जो समझौता बाबा साहब के जीते जी मिस्टर गांधी के साथ ना हो सका, वो समझौता बाबा साहब के चले जाने के 1.5 दशक बाद मिस्टर गांधी के साथ हो गया, जिस समझौते में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिस्टर गांधी से हार गए हैं। क्योंकि उस समय भारत में लोकसभा की कुल 521 सीटें थी, 71 में चुनाव था और 520 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही थी और एक सीट पे आरपीआई लड़ रही थी। तो मानव कांशीराम साहब ने कहा कि पहली बार इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिस्टर गांधी से हार गए हैं। मिस्टर गांधी को 520 सीटें मिली हैं और डॉक्टर अम्बेडकर को 1 सीट। इस घटना से काफी दुखी हुए मानव कांशीराम साहब और फिर 71 में ही 6 सितंबर 1971 को 24 पेज का लेटर अपनी मां के नाम लिखा मानव कांशीराम साहब, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी। उसमें लिखा कि मैं आज के बाद अपने घर कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं आज के बाद मैं अविवाहित रहूंगा, शादी ब्याह नहीं करूंगा, मेरा कोई सगा संबंधी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पूरे भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो हमारे अपने हैं, मेरे नाम से कोई अकाउंट नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा, कोई संपत्ति नहीं होगी। मानव साहब ने अपने अंतिम समय में उन्होंने कहा कि अगर मेरे नाम से मेरे कब्र के बराबर भी जमीन का टुकड़ा कहीं मिल जाए तो इस देश में जो सबसे बड़ी सजा है वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसे बहुत सारी बातें लिखी 24 पेज की अपनी मां के नाम, उसको भेज दिया। साथियों, और उसी 71 में पहला सदन बनाया 14 अक्टूबर को। सितंबर के बाद 6 सितंबर को उन्होंने अपनी मां को लेटर भेजा और 14 अक्टूबर को, चूंकि मानव साहब बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले साथी हैं, हम लोग भी बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले साथी हैं, तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को बुद्धिज्म को स्वीकार किया था। उसी को मानते हुए पहला संगठन मानव कांशीराम साहब ने 14 अक्टूबर 1971 में बनाया, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय वेलफेयर फेडरेशन। इसमें मानव कांशीराम साहब अध्यक्ष थे, मधु परिहार उसके महासचिव थे और PA दलाल नाम के व्यक्ति थे उसके कोषाध्यक्ष। साथियों, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मिशन मूवमेंट की शुरुआत 3 लोगों ने की। वास्तव में 3 लोगों ने की, मगर जो 2 नाम बताए जाते हैं, माननीय दीना भाना साहब का, माननीय DK खाबड़े साहब का, ये लोग इनकी नौकरियां बहाल हो गई थी, अपनी नौकरी पे वापस चले गए थे, कार्यक्रम में कभी कभार आते जाते थे, मगर मानव कांशीराम साहब ने जब से उस मूवमेंट में भाग लिया उसके बाद कभी नौकरी पे वापस लौट करके। उनके 2 साथी और थे, मधु परिहार और BA दलाल। साथियों, ये कहानी लंबी हो जाएगी, तो इस तरीके से पहला संगठन उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संघ का नाम का संगठन शुरू किया। 1973 को 6 दिसंबर को इसको भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक, हम 5 साल बाद संगठन की शर्तों को पूरा कर लेंगे तो हम संगठन की शुरुआत करेंगे। फिर 5 साल बाद ठीक 6 दिसंबर 1972 को वामसेन नाम के संगठन की शुरुआत। साथियों, वामसेन यानी कि B से होता है बैकवर्ड, A से एंड, M से माइनॉरिटी, C से कम्युनिटीज, E से एम्प्लॉय, F से फेडरेशन। पूरे भारत में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, ये उन सभी का एक संगठन है।
इसकी शुरुआत की, जब इसकी शुरुआत की तो दो बातें कही जिसपे यह मानसिक नाम का संगठन खड़ा हुआ। पहली बात उन्होंने कही, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उसकी राजनीति सफल नहीं होती। क्या कहा उन्होंने? जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उसकी राजनीति सफल नहीं होती है। दूसरी एक बात कही, क्या कही उन्होंने? नारा दिया, पे बैक टू दी सोसाइटी। साथियों, ये दोनों बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं। वो जब महाराष्ट्र से जब उत्तर भारत में आते हैं तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में तो गैर राजनीतिक जड़ें थी जिसको मजबूत करना जरूरी था, मगर मैं जब उत्तर भारत में आता हूं तो देखता हूं कि यहाँ पे गैर राजनीतिक जड़ें ही नहीं थी, तो उसको मजबूत करने की बात तो काफी दूर है, काफी दूर है। साथियों, आज इस दौर में हमें महसूस करने की आवश्यकता है इस बात को कि आज भी मैं समझता हूं कि सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत में भी, दोनों जगह पे, पूरे भारत में मैं आज बात करूं, हम लोग बात करें तो ये लगता है कि आज फिर से हम उसी स्तर पे पहुंच गए हैं और बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें बिल्कुल खत्म हो गई है। उसको मजबूत करने की बात काफी दूर है। ये कैसे हुआ? ये 2012 से इसकी शुरुआत हुई साथी। 2012 के पहले जब हम लोग जाते थे अपने कर्मचारियों से साथ बातचीत करते थे तो चाहे हम 4 घंटा उनके साथ बैठे तो बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की बात करते थे, सोशल मूवमेंट की बात करते थे, समाज परिवर्तन की बात करते थे। लेकिन आज 10 साल के बाद जब हम लोग 2023 में जाते हैं अपने कर्मचारियों के पास तो हमारा कर्मचारी 15 से 20 मिनट तक किसी तरीके से वह बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की बात करते हैं, सोशल मूवमेंट की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। मगर जैसे ही 20 से ऊपर समय होता है, 20 मिनट से 21वें मिनट में जाते हैं, 22वें मिनट में जाते हैं, 25वें मिनट में जाते जाते वो राजनीतिक मूवमेंट की बात करते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि किसी न किसी पार्टी का मजबूती के साथ पक्ष लेकर के बात करते हैं। सिर्फ राजनीतिक बात नहीं होगा, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिकरण हो गया, जिसको मनोहर कांसी राम साहब ने कहा था कि आपको बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना। गलत कह रहे हैं क्या? तो साथियों, जिसको मनोहर कांसी राम साहब ने कहा था कि आपको बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना है, लेकिन हम 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में हम राजनीतिक मूवमेंट की बात करते हैं, तो सबसे खतरनाक बात, किसी न किसी पार्टी का मजबूती के साथ पक्ष लेकर के बात करते हैं। ये जो बदलाव आया 10 सालों में, इस वजह से जो बहुजन मूवमेंट है इसका ढाला हुआ है और उसके जिम्मेदार इस समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी हमारा कर्मचारी है। क्यों? क्योंकि स्कॉलर है, इसीलिए उसको नौकरी मिली। क्या आप लोग दुश्मनों के द्वारा लगाए गए क्लेम को स्वीकार करते हैं कि आपको रिजर्वेशन से, आरक्षण से नौकरी मिली है? नहीं, आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, आप स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए नौकरी मिली है। रिजर्वेशन तो आपका प्रतिनिधित्व का मामला है। अगर इस समाज का बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, जो कर्मचारी है, जो स्कॉलर है, अगर ये बहुजन मूवमेंट ठहराव की स्थिति में है, वह उसके जिम्मेदार है, तो इसका मतलब है कि जो दुश्मन जो हम पे क्लेम लगाते हैं कि हमें रिजर्वेशन से नौकरी मिली है, इसका मतलब वो कभी बाबा साहब ने हमारे कर्मचारियों के ऊपर, अपने बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर एक ब्लेम लगाया था
ये आंदोलन का ठहराव नहीं टूटता है, अगर ये आगे नहीं बढ़ता है, और जो हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं कि हमने यहाँ प्लाट ले लिया, वहां प्लाट लिया, अपने बच्चे को ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, शादियों मैक्सिमम 10 सालों का समय है। 10 सालों में अगर हमने नहीं चेता, काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को नहीं बचाया, पूरा अपना जीवन लगाकर जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई है, अगर उसको हम स्टेब्लिश रखने में कामयाब नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाली पीढ़ियां इस देश में फिर से हजारों हजार साल के लिए गुलाम हो जाए। साथियों, थोड़े से बदलते दौर में संक्रमण काल चल रहा है, अपने रणनीतियों को परिवर्तित करना होगा। साथी मानव साहब ने सपना देखा था कि हम इस देश के बहुजन समाज को, इस देश का हुक्मरान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब 18 अगस्त 1932 को एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि साथियों जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं। क्या कहा था? साथियों जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं और आने वाले कल में इस देश का शासन करती जमात बनना है, आने वाले कल में इस देश का हुक्मरान बनना है। साथियों, महामानव साहब कहते थे कि जब बाबा साहब ने इस बात को कहा उस समय हमारे पास दीवारें नहीं थी, हमारे पास मड़ई थी, टाट था। उस समय हम लोग नहीं लिख पाए, लेकिन आज जब हमारे पास दीवारें हैं तो क्या आज भी हमने लिखा कि हम इस देश के शासक हैं? लिखा क्या? जो अब तक अगर हमने नहीं लिखा, अभी हम नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम छुप कर जी रहे हैं। हम अपने आप का पहचान नहीं कराना चाहते हैं कि हम इस देश के बहुजन हैं, हम इस कौम से आए। हमारे अंदर डर अभी भी कहीं न कहीं भरा हुआ। साथियों, मैं कह रहा हूं कि मानव साहब ने कहा कि हमें इस देश का, इस बहुजन को हुक्मरान बना देना है। कैसे बनेंगे हुक्मरान? साथियों, एक नामना है, एक थ्योरी है। क्या है साथियों? जिस कौम का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है, क्या होता है? जिस कौम का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है, उस कौम का उस देश के समाज पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? जिस कौम का सूचनाओं के स्रोत पर नियंत्रण होता है, उसका समाज पर नियंत्रण होता है। जिसका समाज पर नियंत्रण होता है, उस कौम का उस देश की सत्ता और व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई? हम लोग फिजिक्स का नियम पढ़ते हैं कि E बराबर mc स्क्वायर। E का मतलब क्या होता है? एनर्जी होती है। M का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम लोग दूसरे रूप में देख लें कि वो जो एनर्जी है, M का मतलब मास समझ ले और ये C का मतलब कम्युनिकेशन समझ ले, तो आज सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि बड़े स्तर पे मास के साथ हमारी कम्युनिकेशन गैपिंग हुई है। और ये जो कम्युनिकेशन गैपिंग हुई है, इसको कौन भरेगा? वो आदमी भरेगा जो नौकरी पेशे में नहीं है, जो बेरोजगार नहीं है, जो उस बात के लिए, उस काम के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस बात के लिए, इस काम के लिए उत्तरदायी कौन था? महापुरुषों ने खुद
बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण क्यों किया? मैं जो दूसरी बात कहा था कि मानव साहब ने दूसरा एक बात कहा था, एक नारा दिया था, पे बैक टू दी सोसाइटी का। आपको सिर्फ अपने धन का ही नहीं, मानव साहब कहते हैं कि टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, दुश्मनों के पास 3M है तो हमारे पास 3D है। दुश्मनों के पास मनी माफिया मीडिया है तो हमारे पास टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी है। हम उस दुश्मन के 3M का 3D से हम जवाब दे सकते। साथियों, ये बात ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों के पास मानव होते हैं, अधिक लोग होते हैं, मानव ही सभी साधन संसाधनों में परिवर्तित होते हैं। लोगों को जागरूक करना एक काम है, जागरूक हुए लोगों को साधन संसाधनों में परिवर्तित करना दूसरा काम है। मैक्सिमम लोग जागरूक हैं मगर वो साधनों संसाधनों में परिवर्तित नहीं है। अभी आधा काम बचा। जब वो साधनों संसाधनों में परिवर्तित हो जाएंगे तब वो समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा अपना लगाएंगे। साथियों, बुद्धि देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। बाबा साहब कहते थे कि मुझे कमिटेड लोग चाहिए, मुझे निष्ठावान लोग चाहिए, मैं बुद्धि की भरपाई करूं। एक बात बताऊं, जो समय दे देता है वो सब कुछ दे देता है। आज के डेट में, आज के समय में यह सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लोग समय देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों समय देने के लिए तैयार नहीं है? मानव साहब कहते हैं, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते। उनका एक सूत्र था, परिवर्तन का एक सूत्र है, N into D into S is equal to change। N का मतलब है नीड, D का मतलब है डिजायर, S का मतलब है स्ट्रेंथ, ताकत। प्रत्येक समय में इस देश में शोषित वंचित समाज को परिवर्तित होने की, परिवर्तित करने की आवश्यकता रही है, आज भी है। लेकिन वो परिवर्तन कैसे होगा जब हमारे अंदर स्वतः इच्छा जागृत नहीं होगी, यानी चाहत पैदा नहीं होगी। स्वतः चाहत क्या सकता है? आपको जबरदस्ती बंदूक की नोक पे, डंडों की नोक पर हाँकने से यह मोमेंट नहीं चल पाएगा। जब तक स्वतः प्रेरित लोग आगे बढ़ करके, साथियों, जो जिम्मेदार होते हैं उन्हीं को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम लोगों ने अपने इस मिशन मूवमेंट को उन लोगों के हाथ में छोड़ दिया है, शायद जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रख रहे हैं, उनके हाथों में इस मिशन मूवमेंट को आपने छोड़ दिया। क्या बाबा साहब ने जो ब्लेम लगाया था, उस ब्लेम को मानव कांशीराम साहब कहते हैं कि इस देश में जिनको आर्टिकल 15,4, 16,4 का फायदा मिला, जिस आर्टिकल 15,4, 16,4 का फायदा मिला, उस अवसर की वजह से उनको नौकरियां मिली। उस नौकरियों के मिलने की वजह से वे लोग आज गरीब हो गए, मगर जिस अवसर की वजह से नौकरियां मिली हैं उसको प्राप्त
जिसकी वजह से हमें आर्टिकल 15(4)(16)(4) मिला, जिसकी वजह से हम लोग नौकरी पेशे में गए। जब हम लोग नौकरी पेशे में गए, मगर आज लंबे समय बाद जिस अवसर की वजह से गए, मगर कांशीराम साहब कहते थे कि ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, यह जनरेशन की लड़ाई है। इलेक्शन में 5 साल के लिए हम व्यवस्थित करते हैं अपने आप को। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए व्यवस्थित करते हैं। ये लड़ाई इलेक्शन की नहीं है, जनरेशन की है। राजनीतिक मूवमेंट को महाराणा कांशीराम साहब ने साधन के तौर पे लिया है, साध्य के तौर पे नहीं लिया। साध्य आपका बड़ा महान है, साध्य आपका बड़ा महान है। तो साथियों, यह जनरेशन की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। इसको सूझबूझ के साथ इसको आगे बढ़ाना होगा। साथियों, महाराणा कांशीराम साहब एक बार कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे। उनका एक कार्यक्रम था, एक स्मरण में आपको सुनाना चाहता हूं। कानपुर से और इलाहाबाद जा रहे थे, उनका एक कार्यक्रम था। कानपुर स्टेशन पे बैठकर और बाबा साहब की किताब पढ़ रहे थे। तब तक जो लोग इलाहाबाद पढ़ते थे, कानपुर के रहने वाले लोग, एक साथी ने देखा महाराणा साहब को, पूछा कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। महाराणा कांशीराम साहब से नहीं, उनसे उल्टा उनसे पूछ लिया कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, उन्होंने अपना नाम बताया और कहा कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, कोचिंग का क्लास करने के लिए हम जा रहे हैं। मगर वो जिस गाड़ी से हम लोग को इलाहाबाद जाना था, वो गाड़ी 4 घंटे लेट हो गई, जिस वजह से काफी देर तक स्टेशन पे उन लोगों को बैठना पड़ा। तब तक जो है 60-70 विद्यार्थी जो कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे, कोचिंग का क्लास लेने के लिए उपस्थित थे। सबके साथ महाराणा कांशीराम साहब इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में उनका कैडर का कार्यक्रम लगा हुआ था और उसमें पता किया तो उसमें पता चला कि 70 उसमें जो स्टूडेंट हैं सभी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग। तुमसे महाराणा कांशीराम साहब ने कहा कि ये कार्यक्रम है, आज आप लोगों का क्लास छूट ही गया, चलिए क्लास में, हमारे कैडर क्लास में आप लोग चलिए, उसके बाद फिर जो है अपने चले जाइए। तो महाराणा साहब ने अपना कैडर क्लास शुरू किया, उसमें सभी लोग बैठे। उस कैडर क्लास में महाराणा कांशीराम साहब ने बताया, कहा कि ये जो बहुजन समाज की समस्या है, उसमें सबसे गंभीर समस्या ये है कि बहुजन समाज का आदमी मेढकों के समान है। कैसा है? मेढकों के समान है। एक मेढक को उठा करके तराजू पर रखिए, तब तक दूसरा मेढक उसमें से कूद पड़ता है। हमारे समाज के उन्होंने कहा बुद्धिजीवियों को, उन्होंने कहा कि मैं उनको मेढक मानता हूं और मेढकों को तराजू पर तौलने के समान है। उन्होंने एक कहानी सुनाई, कहा कि कभी एक राजा था, उसने कहा इस हमारे राज्य में 10 बुद्धिजीवियों को पकड़ कर लाइए और एक बहुत बड़ा गड्ढा उसमें डलवा दीजिए। जो बुद्धिजीवी सबसे पहले निकल करके उसमें से आ जाएगा, मैं उसको इस देश का, मैं अपने राज्य का राजा बना दूंगा। 10 बुद्धिजीवी पकड़ करके लाए गए, मतलब पकड़ करके नहीं, उसमें से निकाल करके लाए गए और उन सबको गड्ढे में डाल दिया गया।
हो गया, कोई बुद्धिजीवी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। तो राजा ने कहा कैसा है कि आप 10 मूर्खों को हमारे राज्य में से लेकर के आइए और उनको गड्ढे में डाल दीजिए। जो मूर्ख निकल जाएगा पहले उनको मैं अपने राज्य का राजा बना। जब 10 मूर्ख डाल दिए गए तो उन मूर्खों में बड़ी अति उत्साहिता थी। वो लोग उत्साहित थे कि कोई भी इसमें से निकल जाएगा तो वो राजा बन जाएगा। और उनको पता था कि कोई भी राजा बन जाएगा तो हम सभी लोगों को 2 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि राज्य में सारी शक्ति उसके पास आ जाएगी और 2 मिनट भी नहीं लगाएगा, हम सबको बाहर निकाल। उन सब ने मिल करके और एक अपने में से मूर्ख को कंधे के ऊपर कंधा अपने चढ़ा करके एक मूर्ख को उसमें से बाहर निकाल दिया। वह मूर्ख जैसे ही बाहर निकला वो उस राज्य का राजा बन गया और सभी अपने साथियों को बाहर निकाल दिया। आज इस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। हम जितने बुद्धिजीवी हैं, हम सभी एक दूसरे का टांग पकड़ कर खींचने में लगे हुए हैं और कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। साथियों, बड़ी विडंबना है यहाँ पे महान सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी नायकर की तस्वीर लगी है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने 1925 में ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन से इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ब्राह्मणोक्रेसी है। उसी बात को बाबा साहब ने आगे बढ़ाते हुए कहा, इस देश में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकते। क्या कहा बाबा साहब ने? कहा इस देश में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुजन नायक मनोहर कांशीराम साहब ने कहा कि हम इस देश में अस्थायी बदलाव नहीं चाहते। क्या कहा? हम इस देश में अस्थायी बदलाव नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हम इस देश में अस्थायी बदलाव चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इस देश में कांग्रेस और भाजपा का खात्मा होना जरूरी है। जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक हम इस देश में अस्थायी बदलाव नहीं लाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग, मैं वर्तमान दौर की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे लोग भय में जी रहे हैं। अभी एक बात चली है हमारे बीच से लगातार। क्या बात चली है? अगर 24 में बीजेपी नहीं गई तो इस देश से संविधान समाप्त हो गया। चली है बात? शायद ये बात अभी नहीं चली है, ये 22 में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। 22 में भी इस तरह की बातें हो रही थी और 22 में इस बात को लेकर के बहुत सारे जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं वो बीजेपी को रोकने के लिए दूसरे पार्टियों के साथ गए। गलत कर रहे हैं क्या? जाने के बावजूद भी हम बीजेपी को नहीं रोक पाए। हम बीजेपी को नहीं रोक पाए। फिर बीजेपी आ गई, संविधान ज्यों का त्यों है। और जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, साथियों मैं एक बात बताऊं, दुश्मन संविधान को नहीं बदलने वाला है। उसके अंदर सब कुछ बदल देगा मगर संविधान को बदलने वाला नहीं है। और वो बहुत सारे काम कर चुका है। इस भ्रम में आप लोग मत रहिए कि संविधान को बदल दे। चौबीस में फिर से वही बातें हो रही हैं। साथियों, मनोहर कांशीराम साहब के
परिश्रम की बदौलत सब कुछ अपना पूरा जीवन लगा देने के बाद उन्होंने यह मूवमेंट, यह संगठन खड़ा किया है। दुश्मन इससे डरा हुआ है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। वो ये बातें वहीं से आई है, साथियों आप लोगों ने महसूस किया होगा इस देश में भय की पॉलिटिक्स, भय की वैचारिकी इस देश में मुसलमानों ने किया है। इसलिए मुसलमानों का अब तक कोई स्वतंत्र लीडरशिप, कोई पार्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस देश में तैयार नहीं हो सका है क्या? भय की वैचारिकी करने की वजह से, भय का पॉलिटिक्स करने की वजह से। क्या जो बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब क्या करते हैं? हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं और आने वाले कल में इस देश का शासन करती जमात बनना है। इसका मतलब क्या है कि हम पूर्व में भी इस देश के शासक थे। क्या हम डर करके मिशन मूवमेंट को चलाएंगे? साथियों, जिस कौम से हम लोग आते हैं, कभी भी लोगों ने डर करके मिशन मूवमेंट को नहीं चलाया। वो दौर याद करिए 1 जनवरी 1818 का, कि उस दौर में भी जब हम गुलामों के गुलाम थे, तब भी हमने भय की वैचारिकी, भय का आंदोलन, भय का संघर्ष नहीं किया। क्या हम भय का राजनीति करेंगे, भय का आंदोलन करेंगे, भय का संघर्ष करेंगे? और मैं बता दूं, भय का अगर आपने रास्ता अख्तियार किया, भय की वैचारिकी अख्तियार की, भय का आंदोलन, भय की पार्टी अगर आपने चलाने का सोचा, तो जो मानव साहब ने पूरा जीवन लगा करके जो मिशन मूवमेंट, जो पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन यहां तक खड़ा किया है, आप उसको खो देंगे। दुश्मन यही चाहता है। मुसलमान क्या करते हैं? जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तथाकथित आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मुसलमानों का इस देश में स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, संगठन, वैचारिकी नहीं खड़ा कर पाए। अब मगर आपने खड़ा किया है। साथियों, जरूरत है फिर से अपने आप को प्रोवाइज करने की, एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ आने की। हमें कह रहे हैं उसको गड़बड़ ही मान के साथ आ जाइए। कितना देर रहेगा? 5 साल रहेगा, कैसे रहेगा आप बदल दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने अगर इकट्ठा होकर के अगर काम करने का शुरू किया, जो आज ये ब्लेम कर रहा है या ये जवानों की पार्टी बन करके रह गई है, मैं कह रहा हूं कि वही लोग इकट्ठा आकर के और इसके लिए प्रयास शुरू कर दे। जैसे चुंबकीय शक्ति पैदा होगी, बहुत सारे लोग ताकत की वजह से आपके साथ आते हैं। मानव साहब ने कहा इस देश में कांग्रेस ने प्रचार किया, जो ये मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, ये जवानों का मिशन मूवमेंट है। इसकी वजह से कम समय में पूरे देश के जवान हमारे साथ जुड़ गए और मैं जल्दी मजबूत हो गया। मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी बिना बता रहा हूं, उसका तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले कुछ लोगों को एक साथ आना होगा वर्तमान दौर में, वो ताकत देख करके जो दूसरे लोग हैं और भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो आपकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है, आपके साथ आना शुरू कर देंगे। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं। बहुत जल्दी आप लोग इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। जो आंदोलन ठहराव के कगार पर खड़ा हो गया है, संक्रमण काल चल रहा है, अगर इस देश के जो लोग यहाँ बैठे हैं
आज जो त्योहार है हिंदू धर्म का, उसका भी प्रभाव है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव है। और इस देश, इस जिले में नहीं, पूरे इस देश में जो संक्रमण काल चल रहा है, जो हमारा बुद्धिजीवी बहुत सारे भागों में जो डिवाइड हो गया है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव है। लेकिन ये जो लोग आए हैं, यही जो लोग हैं, अगर ये लोग आज संकल्प ले ले, इस मंडल में हम लोग इस मिशन मूवमेंट को फिर से उस दौर की तरह खड़ा करेंगे जब कहा जाता है कि मानो कांसेराम साहब जब चला करते थे, तो जैसे कहा जाता है कि बादल काले होते जाते थे और बरसते जाते थे, बारिश होती जाती थी, पता नहीं चलता था कि कितने बड़े पैमाने पर मानो कांसेराम साहब के साथ, इस बहुजन मूवमेंट के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये लोग तय कर ले, तो मैं कह रहा हूं कि 6 महीने में यह आजमगढ़ जो मानो कांसेराम साहब ने पूर्वांचल का प्रयोगशाला बनाया था, फिर से उठ करके खड़ा होगा और इस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एक संदेश देगा, जिससे ये बहुजन मूवमेंट जो चमत्कार की स्थिति में फिर से खड़ा हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे, 6 महीने। अगर आप लोगों ने संकल्प ले लिया। साथियों, मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को, इस कैडर को और भी लगातार करने की आवश्यकता है। निराश नहीं होना है। एक प्रॉब्लम है इस बहुजन समाज के अंदर, एक तो इसके पास उत्साह ही नहीं है, बहुत ज्यादा निराशावादी हो गया है। दूसरी बात यह है कि जब कहीं किसी कार्यक्रम में जाता है, थोड़ा सुनता है, थोड़ा प्रेरित होता है, तो बहुत ज्यादा इसके पास उत्साह आ जाता है, अति उत्साही हो जाता है। एक तो उत्साह नहीं है, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अति उत्साही हो जाता है और पूरी ताकत एक ही बार लगा देता है और 1 महीने चलता है, 1.5 महीने चलता है और फिर से बैठ जाता है। या फिर जो है धैर्य और साहस न करने की वजह से या दूर तक नहीं जाता है, जिससे पूरी वैचारिक नहीं समझ पाता है। मैं इतना धैर्य और साहस होना चाहिए। मानव कांसेराम साहब एक बार उन्होंने अपने कार्यक्रम में बताया, उन्होंने कहा कितना धैर्य और साहस होना चाहिए इस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए। एक उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं। एक बार शेरपा तेज जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी, वो 2 बार जब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जब दोनों बार हार गए, नहीं चढ़ पाए माउंट एवरेस्ट पे, तो पत्रकारों ने उनका डिनर प्रोग्राम रखा, उनसे इंटरव्यू किया शेरपा तेज से, और उनको पूछा कि एक बात बताइए कि आप 2 बार चढ़े, दोनों बार हार गए, माने कि चोटी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो शेरपा तेज जी ने कहा कि मैं 2 बार चढ़ा, हर बार 2 फीट ज्यादा चढ़ता हूं। यह मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं हर बार 2 फीट ज्यादा चढ़ता हूं। यह माउंट एवरेस्ट की समस्या है कि उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ही है। मैं हर बार 2 फीट ज्यादा चढ़ता हूं, तो एक न एक दिन मैं चढ़ ही जाऊं। तो यह मेरी समस्या नहीं है, यह माउंट एवरेस्ट की समस्या है कि वो 8,848 मीटर ही है, वो बढ़ता नहीं है 2 फीट, यह उसकी समस्या है। मेरी पॉजिटिविटी है कि मैं हर बार 2 फीट ज्यादा चढ़ता हूं। जब वो तीसरी बार चढ़ना शुरू किया, तीसरी बार में माउंट एवरेस्ट को पता कर लिया। इतना धैर्य और साहस इस बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए चाहिए।
साथियों, जो आज मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या आई है कि हमारे बहुजन समाज के स्कॉलर हैं, इसलिए इनको नौकरी मिली है जो हमारे कर्मचारी हैं, और इनका आज अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिकरण हो गया है। और ये 2012 से हुआ है। क्यों हुआ है कि ये जो मूल बाम सेठ है, जिसको बहुजन नायक मानव काशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 से शुरू किया, जिसका मूल काम था बहुजन समाज की गैर क्रांति को, जड़ों को मजबूत करना। अभी एक साहब, मैं नाम नहीं जान रहा हूं, उन्होंने बताया कि 10 जून 1986 को इसका कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा। आप साथी पीछे बैठे, और वो रजिस्ट्रेशन ऐसे आइसोलेशन में नहीं हुआ, सोची समझी साजिश के तहत हुआ। वो बामसेफ का रजिस्ट्रेशन सोची समझी साजिश का हिस्सा है। मानव साहब कहते हैं कि हमारे बामसेफ के 110 साथियों को राजीव गांधी, पंजाब के गवर्नर थे अर्जुन सिंह, महाराष्ट्र के साथी से एसवी चौहान, अरुण सिंह, अरुण नेहरू, इन 5 लोगों ने मिलकर हमारे बामसेफ के 110 साथियों को हमसे तोड़ दिया। और ये घटना 1981 में ही हो गई थी इंटरनल रूप से, और इसीलिए 81 से 86 तक बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन इस देश में नहीं हुए। जो अंतर्द्वंद चल रहा था, वो अंतर्द्वंद 10 जून 1986 को बाहर आया, और वो रजिस्ट्रेशन के रूप में आया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 17809। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आज लगभग इस देश में 1 दर्जन बामसेफ काम कर रहे हैं, और सभी बामसेफ ने सन 2012 से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों का निर्माण किया। और जो बहुजन समाज के कर्मचारी हैं पूरे देश में, किसी न किसी बामसेफ के साथ जुड़े हुए हैं, और वो जो मैं कह रहा हूं धैर्य और पेशेंस नहीं है, और सोचने उसको लंबे समय तक उसको जान समझ नहीं पाते, इस वजह से न जानने समझने की वजह से मूल बामसेफ की गतिविधियों को नहीं जान पा रहे हैं, जिसकी वजह से 1 दर्जन जो बामसेफ काम कर रही है, सबके साथ हमारे कर्मचारी कहीं कहीं जुड़े हुए, और सबका राजनीतिकरण हो गया। आज 2023 तक सबका 2012 में किसी ने पार्टी बनाई, 2013 में किसी ने बनाई, 2014 में किसी ने बनाई, लगातार पार्टियों का जन्म हुआ। किसी पार्टी का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है, तो किसी का नाम भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो किसी का नाम अमेरिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। ऐसे बहुत सारे, यानी कि सभी बामसेफ नाम का जो संगठन चल रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं, उन सबने अपना राजनीतिकरण कर लिया सन 2012 से अब तक। और जो उनके प्रभाव क्षेत्र में आए, जो कर्मचारी, वो जो 2012 से पहले चाहे हम लोग 4 घंटा उनके साथ बात करते थे, वो बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की बात करते थे, समाज परिवर्तन की बात करते थे। आज वो तो 10 साल के बाद 2023 में 20 मिनट तक मैक्सिमम समाज परिवर्तन की बात करते हैं, बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन 21वें मिनट से 25वें मिनट के बीच में राजनीतिक मोमेंट की बात करते हैं। और मैंने कहा कि सबसे खतरनाक बात है किसी न किसी पार्टी का मजबूती के साथ पछ लेकर की बात करते हैं। इसका मतलब जिनकी जिम्मेदारियां थी बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की, उनका अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिकरण हो गया। बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती, वह वहां के बुद्धिजीवों का अनुसरण करती है और अनुगमन। बहुजन समाज का जो और भी जो तबका था, जो विद्यार्थी है, युवा है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, और भी बहुत सारे जो तबके हैं, इन्होंने
ने उनका अनुसरण किया। जैसे चंद्रशेखर जो युवा है उसने भी वहीं से प्रेरित होकर के अपनी पार्टी बनाई। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार पार्टियों का निर्माण कर रहे हैं। तो दुश्मनों ने एक नई